Hello my dear students, this is H. Agarwal. Today I am come with a new video of 10th class biology chapter 9 heredity and evolution. So now let's start the chapter. Firstly we will discuss about the previous chapter. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगी. हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बिकॉज दीज बोथ चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड. ये दोनों चैप्टर्स इंटरलिंक्ड हैं. In the earlier chapter, we have studied about reproduction. Every organism reproduces either asexually or sexually reproduce to produce new offsprings which are similar to their parents. However, offsprings show some variations from their parents and also among themselves, so that each one has its own individual identity. जैसा कि आप समझ चुके हैं, जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होते हैं बाय सेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल मेथड्स, दे हैव सम वेरिएशंस विद देयर पेरेंट्स. उनमें कुछ वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यानी कि कह सकते हैं दे हैव ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी. उनके पास अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है. लेकिन जिस प्रोसेस के द्वारा उनमें ये कंटिन्यूस चेंज होते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो क्या है? तो हम बात करते हैं पहले वेरिएशंस के बारे में. What is variations? Variations किसे कहते हैं हम? The differences in the characters among the individuals of a species is called variations. यानी कि कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस जो होते हैं, यानी कि कैरेक्टर्स और ट्रेट्स बोथ आर सिनोनिम वर्ड्स. अमंग द इंडिविजुअल्स के स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, किसी भी स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हम देखते हैं, जैसे क्या आप कह सकते हैं कि जो, जैसे हम एग्जांपल लें ह्यूमन बींग्स, तो आप क्या सारे ह्यूमन बींग्स एक जैसे होते हैं देखने में? नहीं. किसी के हेयर स्टाइल, किसी का हेयर अलग कलर अलग होता है, किसी का आई कलर अलग होता है, किसी का फेस स्ट्रक्चर अलग होता है, तो किसी का नोज टिप, ईयर टिप्स, ईयर लोब्स, यानी कि ये सब जो होती हैं ये अलग अलग होते हैं. यहाँ तक कि उनकी फिंगर्स और जो उनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग, न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रहा है, दे आर नॉट ए एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट एंड अदर, और यानी कि वो पेरेंट की भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं. ठीक है, तो अब थोड़ा सा उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं. व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर क्या होता है? क्योंकि वेरिएशंस में मैंने आपको बताया था द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस. तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं. ए रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इसमें तो ह्यूमन बीइंग बताया है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिकॉग्नाइजेबल फीचर जो होता है, जैसे कि उसका हाइट, कॉम्प्लेक्शन, शेप ऑफ नोज एंड चिन, कलर ऑफ आई एंड हेयर, ये सब क्या है? दीज ऑल आर द कैरेक्टर्स और ए ट्रेट्स. किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स या ट्रेट्स कहलाते हैं. ठीक, जो अब बात आती है कि हाउ दीज ट्रेट्स और कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर टू देयर प्रोजेनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स. पेरेंट्स से ये कैरेक्टर्स और जो ये ट्रेट्स होते हैं ये ट्रांसफ़र कैसे होते हैं. ठीक है, पहले हम जान लें कि ये ट्रांसफ़र जो होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी. ठीक है, अब ये ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? दीज ट्रेट्स और कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र बाय द गैमेट्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान ये ट्रेट्स गैमेट सेल्स के द्वारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी कि उनके पैटर्नल और मैटरनल कैरेक्टर्स से जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी इज कॉल्ड हेरिडिटी. यानी कि ट्रेट्स का जो ट्रांसमिशन होता है उनके पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं. द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द गैमेट्स ऑफ द पेरेंट्स. जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है वो पेरेंट्स के गैमेट्स में प्रेजेंट होती है. इसीलिए गैमेट्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट द लिंक, यानी कि गैमेट्स आर द लिंक बिटवीन द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. जो गैमेट्स हैं ये दोनों जनरेशन के बीच में लिंक होता है. यानी कि जैसे कहते हैं ना एक ब्रिज, कि हम इस सड़क से उस सड़क पर पहुंच जाएंगे, तो कैसे पहुंचेंगे? एक ब्रिज के थ्रू. ठीक है, तो जो गैमेट्स हैं वो क्या करते हैं? एक ब्रिज की तरह वर्क करते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं. ठीक है,
यानी कि जो उनके मैटरनल और पैटर्नल करेक्टर्स हैं या ट्रेट्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होते हैं वो गैमेट्स के द्वारा होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ वेरिएशन मैंने आपको बता ही दिया है। तो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो किसी अपने पेरेंट की भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, उसमें थोड़े बहुत माइनर स्टेबल डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं। आप अपने आप को ही एग्जांपल लेकर देख लीजिए कि यू आर लुक लाइक एज योर पेरेंट्स, क्या आप अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल दिखाई देते हैं? नहीं, आप में भी कहीं ना कहीं थोड़े माइनर से डिफरेंसेस होंगे। ठीक, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ वेरिएशंस इन ह्यूमन स्पीशीज़। यहाँ पर ह्यूमन स्पीशीज़ के कुछ वेरिएशंस दिए हुए हैं, जैसे फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स। आप देख रहे हैं इट इज़ ए फ्री एंड ईयर लोब, फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब। आप देखिए नीचे, ये ईयर लोब अटैच्ड है तो ये ईयर लोब फ्री है। ठीक है, आई कलर, हेजल आई कलर, दूसरा ब्लू आई कलर, हेयर कलर ब्राउन हेयर कलर, ब्लॉन्ड हेयर कलर, ग्रे हेयर कलर, ठीक है, ब्लैक हेयर कलर। ठीक, हाइट, टॉल और शॉर्ट, कि एक टॉल है एक शॉर्ट है। ठीक, चिन का स्ट्रक्चर, किसी की चिन पॉइंटेड होती है तो किसी की चिन क्लेफ्ट होती है। ठीक, हेयर टाइप, कर्ली हेयर, किसी के कर्ली हेयर है, किसी के वेवी हेयर है, ठीक है, किसी के स्ट्रेट हेयर है। तो ये क्या है, हेयर्स के टाइप है। नोज़ है वो स्नब है, चौड़ी है, पतली है या पॉइंटेड है, ये सब फीचर्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। वो टर्म्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज क्रोमोजोम। किसी भी यानी कि जब हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें पहली सबसे बात आती है कि क्रोमोजोम्स क्या हैं। ठीक है, क्योंकि क्रोमोजोम्स जो होते हैं बेटा वही जीन्स को कैरी करते हैं, और यही क्रोमोजोम्स जब जीन्स कैरी करते हैं तो यही गैमेट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और जीन्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो क्रोमोजोम क्या है? क्रोमोजोम इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोजोम क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के किसी भी सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या बनाता है? डीएनए का फॉर्मेशन करता है, विच कैरीज द जीन्स। ठीक, विच कैरीज द जीन, जो जीन्स को कैरी करता है। अब बात आती है व्हाट इज जीन। जीन क्या है? जीन इज ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए। जीन जो है वो डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जहाँ क्रोमोसोम्स पर जहाँ पर एक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। वन पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट्स। ठीक है, जैसे ये आपका कोई जीन है, ठीक है, तो यहाँ अगर हम मानकर चलें कि इसमें ठीक, यहाँ पर एक पेयर प्रेजेंट है, एक इसके सामने वाला, तो यानी कि अगर ये हाइट टॉल का है तो ये हाइट शॉर्ट का होगा। तो यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स जब एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं डीएनए के, उसे हम कहते हैं जीन। जीन इज एक्चुअली हेरिडिटी यूनिट। जीन जो होती है वो हेरिडिटी यूनिट कहलाती है। क्यों? क्योंकि इस पर ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं और ये ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं जीन्स के द्वारा। ठीक है, तो माध्यम कौन है? गैमेट्स हैं। उनका जो ब्रिज क्या है? वो गैमेट्स है, लेकिन हो किसके द्वारा है? जीन के द्वारा। ठीक, जीन्स आर टू टाइप्स। जीन्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज डोमिनेंट जीन एंड सेकंड इज रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन किसे कहेंगे? जब द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रास्टिंग जीन। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रास्टिंग जीन, यानी कि जब ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि अगर एक छोटा है और एक बड़ा है, यानी कि अगर एक हाइट को शो कर रहा है कोई कैरेक्टर, तो उसमें एक जीन जो इसमें एक जो ट्रेट होगा वो किसका होगा? वो एक जीन जो होगा वो किसको शो करेगा? हाइट का जो ट्रेट है वो टॉलनेस को शो करेगा और दूसरा ड्राफ्टनेस को शो करेगा। दूसरा है डोमिनेंट जीन को हमेशा रिप्रेजेंटेड करते हैं किससे? कैपिटल लेटर से। तो उसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रास्टिंग जीन इज नोन एज डोमिनेंट जीन एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। और इसको हम कैपिटल लेटर से
शो करते हैं। रिसेसिव जीन किसे कहते हैं? द जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस, ये भी अपीयरेंस को ही डिसाइड करेगा, लेकिन कब? जब इसमें प्रेजेंस होंगे आइडेंटिकल जीन। आइडेंटिकल जीन मीन्स यानी कि जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दो तरह के जीन्स होते हैं। तो जो हेट्रोजाइगस जिसमें होमोजाइगस जीन्स होंगे, यानी कि जैसे अगर हम माने ये हाइट का मैंने बताया था, तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और इसको लिखेंगे हम स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो जब इसमें ये ऑल्टरनेटिव जीन डोमिनेंट में क्या होगा? एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग पेयर जब प्रेजेंट होंगे तो जो डोमिनेंट है यानी कि जो टॉलनेस है वो उसमें शो होगी। लेकिन रिसेसिव कब शो होगा? जब दोनों आइडेंटिकल यानी कि दोनों सेम जीन सेम एलील्स आर प्रेजेंट इन a gene on chromosome is called recessive gene and it is represented by a small alphabetical letters, और ये small alphabetical letters के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। What is genotype and phenotype? जीनोटाइप फिनोटाइप बताने से पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस किसे कहते हैं? द सेम टाइप्स ऑफ एलील्स। होमोजाइगस कहते हैं हेट्रोजाइगस। फर्स्टली मैं बता रही हूँ हेट्रोजाइगस, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट इन ए जीन इज कॉल्ड heterozygous such as T and small t. It is a heterozygous process. इसे हम कहते हैं heterozygous, यानी कि दो एलील्स हैं T और स्मॉल t, दोनों ही एलील्स डिफरेंट है, यानी कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स एक दूसरे प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। और होमोजाइगस किसे कहेंगे? व्हेन टू आइडेंटिकल जीन्स आर प्रेजेंट, व्हेन टू आइडेंटिकल एलील्स आर प्रेजेंट इन अ जीन इज कॉल्ड होमोजाइगस जीन, उसे हम कहते हैं होमोजाइगस जीन। जीनोटाइप क्या है? व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन, यानी कि जिसमें हम जीन्स के डिस्क्रिप्शन को शो करते हैं। यानी कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर हमने प्लांट की हाइट ली है तो जब हम F1 का क्रॉस कराते हैं, ठीक है, प्लांट 1 में यानी कि होमोजाइगस पेरेंटल क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, ठीक है, तो क्रॉसिंग में क्या बनता है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो हमें जनरेशन मिली है वो कैसी मिली है? F1 जनरेशन, वो मिली है हमें हाइब्रिड जनरेशन, ठीक है। ये हमें कैसी जनरेशन मिलती है? हाइब्रिड। जब इस हाइब्रिड जनरेशन के का क्रॉस किया जाता है तब हमें जो जनरेशन मिलती है, यानी कि अगर हम इसको शो करें, इसका जीनोटाइप शो करेंगे तो जीनोटाइप मिलेगा हमें 1:1, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन है जीन का, क्यों? एक कैपिटल है एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, यानी कि जो हमें सारे जीन्स मिल रहे हैं वो टॉल मिल रहे हैं, यानी कि जितनी भी हमें प्लांट्स मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं? टॉल मिल रहे हैं। तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन बैठेगा, जो हमारा रेशो बैठेगा वो बैठेगा 1:1, ठीक है। फिनोटाइप किसे कहेंगे? फिनोटाइप में हम कैरेक्टर्स लेते हैं। कैरेक्टर्स मीन्स जैसे हमने कोई कैरेक्टर लिया हाइट का, हाइट में जो एलील्स हैं आपके ट्रेट्स हैं वो क्या हैं? टॉलनेस और ड्राफ्टनेस। तो टॉलनेस और ड्राफ्टनेस के आधार पर हम निकालेंगे जब हम किसी भी हेट्रोजाइगस प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो जो हमें जनरेशन मिलती है वो मिलती है TT ठीक। तो इसमें हमें जो फिनोटाइप मिलेगा वो क्या मिलेगा? 3:1, क्यों? 3 टॉल होंगे और एक शॉर्ट होगा, जिसमें 3 टॉल कौन से हैं? 2 हाइब्रिड और एक प्योर टॉल। तो ये हमारा जो फिनोटाइप बनेगा वो क्या बनेगा? किसी भी कैरेक्टर को जब हम एक्सप्लेन करते हैं ऑर्गेनिज्म के तो उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। अब आता है हमारा F1 जनरेशन क्या है? When 2 parents cross to produce offsprings, their offspring is called first filial generation, यानी कि जब 2 पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के और जो उनसे जो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग की प्रोजेनी होती है तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट फिलेरियल जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन। F2 जनरेशन यानी कि सेकेंड फिलेरियल जनरेशन किसे कहते हैं? जब उन ऑफस्प्रिंग्स में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ क्रॉस होता है, तो उससे जो हमें न्यू जनरेशन मिलती है, न्यू प्रोजेनी मिलती है, इट इज कॉल्ड सेकेंड फिलेरियल जनरेशन, उसे हम सेकेंड फिलेरियल जनरेशन कहते हैं। व्हेन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग क्रॉस अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस सेकेंड जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स, देन दिस ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड सेकेंड फिलेरियल जनरेशन और F2 जनरेशन। नेक्स्ट होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। किन्हें कहते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस कहते हैं
द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशंस, यानी कि जैसे आप देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें स्टेबल डिफरेंसेस यानी स्टेबल वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं। थोड़े बहुत एनवायरनमेंट फैक्टर्स की वजह से भी उनके बीच में ये वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो वेरिएशंस दिखाई नहीं देते। वो कब दिखाई देते हैं? जब एक बहुत लंबा पीरियड हो जाता है, तो जब वो वेरिएशंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कंटिन्यूस ट्रांसफर होते रहते हैं, तब जाकर वो वेरिएशंस हमें दिखाई देते हैं। उसी को हम कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन शोज अप ओनली इफ इट कंटिन्यूज टू बी इनहेरिटेड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इट कंटिन्यूज टू बी इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग फॉर सेवरल जनरेशंस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन क्या है? वेरिएशंस का ग्रेट एडवांटेज क्या है कि जो इसमें ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कुछ जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो एनवायरमेंट फैक्टर्स के कारण अपने आप को उसके लिए अडेप्ट कर लेते हैं और अपनी बॉडी में उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेते हैं। उसे हम कहते हैं इंक्रीज द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होता है वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग डेवलप कर लेते हैं। ये वेरिएशंस 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली यूजफुल वेरिएशन, these variations help individual to survive better than in changing surroundings and adapt to the environment. It also help in artificial selection and evolution. ठीक है। दूसरा होता है न्यूट्रल वेरिएशन। ये इसमें जो वेरिएशंस होते हैं उसमें ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर भी पाता है और नहीं भी कर पाता है। क्यों? वो डिपेंड करता है जो वेरिएशन इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। तीसरे होते हैं हार्मफुल वेरिएशंस। ये वो वेरिएशंस होते हैं जो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। क्यों? कि जो यूजफुल वेरिएशंस होते हैं किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट को बताने से पहले मैं आपको बता दूं मेंडल के बारे में कि मेंडल कौन थे। मेंडल वॉज ए फर्स्ट पर्सन। ठीक है। मेंडल एक पहले पर्सन थे। इनका पूरा नाम था ग्रीगोर जॉन मेंडल। ही वॉज ए फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले सिस्टमेटिक स्टडी की थी इनहेरिटेंस पैटर्न्स की। ठीक है। ये पहले ऐसे ग्रेगर जॉन मेंडल थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बताया था कि कैसे ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं। और तो और सबसे पहली बात, यही पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी जो उनकी नॉलेज थी मैथ्स और साइंस की नॉलेज को एक जगह ब्लेंड करके शो अप किया था। तो इन्होंने जो अपनी इनहेरिटेंस को शो करने के लिए जिस ऑर्गेनिज्म का यानी कि जिस चीज़ का चुनाव किया था वो था हमारा पी प्लांट, जिसको हम कहते हैं गार्डन पी प्लांट, जिसको हम कहते हैं पाइजम सटाइवम। तो उन्होंने पाइजम सटाइवम को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि फर्स्टली इसमें क्लियर कट डिफरेंसेस जो थे वो शो हो रहे थे। ठीक है। चाहे वो उसकी हाइट को लेकर हो, उसके कलर को लेकर हो, बहुत सारे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है। और दूसरा था ईजिली ग्रोइंग थे, बहुत जल्दी ग्रो कर जाते थे। सेल्फ पॉलिनेशन होता था इनके अंदर। एंड 1 ईयर में 2 जनरेशंस ऑब्टेन्ड होती थी, यानी कि इनका जो लाइफ स्पैन था वो शॉर्ट था, यानी कि 1 साल में ही ये 2 जनरेशंस ऑब्टेन कर सकते थे। तो अब आप कहेंगे कि पी प्लांट को ही क्यों चुना, कोई और एनिमल ले लेते। अगर कोई एनिमल लेते तो उनकी जो बर्थ और डेथ का जो वो है टाइमिंग है वो अननोन है, किसी को नहीं पता है। ठीक है। तो क्या होता है कि जो डेथ की वजह से वो ज़्यादा जनरेशन्स को उसमें स्टडी नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को यूज़ किया। उन्होंने बहुत सारे प्लांट देखे लेकिन उन्हें पी प्लांट ज़्यादा सूटेबल लगा, क्योंकि इसके द्वारा वो ईजीली कैरेक्टर्स को शो कर सकते थे। Another reason for choosing pea plant was they were self-pollinating
Also, Mendel chose pea plant because many generations of pea plant can be produced in a comparatively short time span and their study is much simpler than that of animal. Animals की अपेक्षा pea plant की जो स्टडी थी वो ज़्यादा सिंपल थी. These are the characters जो उन्होंने उसमें देखे थे. जैसे येलो सीड का शेप कैसा था, राउंड भी था और रिंकल्ड भी था. सीड कलर, सीड में 2 टाइप्स के कलर्स थे, येलो और ग्रीन. पॉड का शेप, पॉड कहते हैं जो फली थी उसकी, यानी कि जो आप देखते हैं ना मटर जो होती है, मटर जिस फली के अंदर बंद आती है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, उसकी जो शेप थी वो कैसी थी, इन्फ्लेटेड, यानी कि एक स्मूथ शेप थी. और दूसरी कैसी थी, कॉन्स्ट्रिक्टेड, जिसमें आप मटर के दाने इजीली गिन सकते हैं, थोड़ी मतलब सुकड़ी सी वेवी शेप में, ऐसे जैसा आप देख रहे हैं पिक्चर में, वेवी शेप में. ठीक है. दूसरा था पॉड कलर मीन्स जो उस फली का कलर था, जो फली का जो कलर था वो ग्रीन कलर था और येलो कलर था, 2 कलर की. और आपने भी जनरली अब आपने देखी भी होंगे अपने घर में, कभी कभी मटर के अंदर येलो कलर की फली भी आ जाती है. दूसरा फ्लावर का कलर क्या था, पर्पल और वाइट. फ्लावर की लोकेशन क्या थी, फ्लावर की लोकेशन मीन्स यानी कि जो फ्लावर टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, आप देख रहे हैं टॉप पर प्रेजेंट है, उन्हें कहते हैं टर्मिनल. और जो फ्लावर साइड में, प्लांट के साइड इधर या उधर प्रेजेंट थे, उन्हें कहते हैं एक्सियल. उसके साथ आता है एक लास्ट, प्लांट साइज. प्लांट का जो साइज था वो कैसा था, टॉल और शॉर्ट. These 7 pair of contrasting characters are present in a one pea plant. वन पी प्लांट में, यानी कि एक ही पी प्लांट के अंदर ये 7 पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी स्टडी जो थी, इनहेरिटेंस की जो स्टडी थी, वो करने में बहुत ईजीनेस फील हुई थी. ठीक है. तो इसीलिए उन्होंने इस पी प्लांट को चूज किया था. तो इसके आधार पर, जब इन 7 कैरेक्टर्स के आधार पर उन्होंने अपनी जो स्टडी बनाई थी, उसमें उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे. वो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से थे, फर्स्ट था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये 2 एक्सपेरिमेंट किए थे और इसी के आधार पर उन्होंने पूरी इनहेरिटेंस की स्टडी को डिस्क्राइब कर दिया था. ठीक है. अब बात आती है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जब दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होता है, होमोजाइगस पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होता है, तो जो वैरायटी हमें न्यू वैरायटी यानी कि न्यू प्रोजेनी जो मिलती है, डेवलप्ड प्रोड्यूस प्रोजेनी जो मिलती है, इट इज कॉल्ड हाइब्रिड वैरायटी. यानी कि 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में जब क्रॉस होता है और दोनों के कैरेक्टर्स जब एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन एंड वैरायटी इज नोन हाइब्रिड वैरायटी. ओके. नेक्स्ट आता है व्हाट इज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. द 2 कैरेक्टर्स विच अकर इन अपोजिट कंडीशन. 2 कैरेक्टर्स जो अपोजिट कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के साथ, आर कॉल्ड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. उसे हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहते हैं. और ये जो जेनेटिक्स वाली टर्म थी, ये सबसे पहले 1906 में बैटसन ने कॉइन की थी, यानी कि बैटसन ने बताई थी. इसे हम कहते हैं जेनेटिक्स. ओके. नाउ in my next video I will explain the experiment of मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करूंगी मैं. और वो एक्सपेरिमेंट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस. ओके. नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स.